नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो 5 बायोलॉजिकल लॉ, डॉक्टर हैमर की जीएनएम अंडरस्टैंडिंग के 5 बायोलॉजिकल लॉ के आखिरी सत्र में आप सबका स्वागत है। इसके अंडरस्टैंडिंग से हम काफी सारे पेशेंट को समझने में काफी हेल्पफुल मिलेगी। तो आखिरी सत्र का लॉ है वो है फोर्थ बायोलॉजिकल लॉ। The fourth biological law shows that so-called infectious diseases occur exclusively in the second phase of a biological spatial program where the organism uses the microbes to optimize healing. तो उसका ये हमें दिखाती है, फोर्थ बायोलॉजिकल लॉ हमें समझाती है, दिखाती है कि सभी इंफेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो सेकंड फेज ऑफ बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोग्राम में आते हैं, जैसे कि हीलिंग फेज में आते हैं। वेयर द जहाँ पर ऑर्गेनिज्म को हील करने के लिए इन सब माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। एंड ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज माइक्रोब्स रिक्वायर अ वार्म एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। तो ये एक्टिविटी के दरमियान, हीलिंग एक्टिविटी के दरमियान माइक्रोब्स को वार्म एनवायरनमेंट चाहिए। अब जब जब वार्म एनवायरनमेंट चाहिए, इसीलिए हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन एज वेल एज फीवर प्रोड्यूस होता है। Microbes also need an acidic melee, which is suitably provided through the vagotonic state that is dominant in every healing phase. तो माइक्रोब्स को एक एसिडिक मीडियम चाहिए काम करने के लिए, इसीलिए ये वैगोटॉनिक स्टेट में काफी अच्छी तरीके से उपलब्ध होता है एसिडिक मीडियम, और इसीलिए ये हीलिंग फेज का डोमिनेंट पार्ट है। That the onset of an infection is therefore not as presumed brought on by an imbalanced pH level, a wrong diet, but rather by the transition from conflict active phase into the healing phase. इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि ये कोई इम्बैलेंस पीएच यानी कि गलत खाने की वजह से, कुछ खान पान में दिक्कत है उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, बल्कि ये ट्रांसिशन है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज से हीलिंग फेज में। जहाँ पेशेंट गया, ऑर्गेनिज्म गया, उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन दिख रहा है। The WBCs such as leukocytes and lymphocytes transport the microbial work, बराबर ये माइक्रोबियल वर्क को ट्रांसपोर्ट करते हैं। Governed by images of biological warfare raging within the human organism, conventional medicine interprets a rise in WBC killer cells as an immune response aimed at attacking and fighting the infection. तो कन्वेंशनल मेडिसिन में ये समझा जा रहा है कि भाई जब भी ल्यूकोसाइट या लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं तो उसका मतलब ये है कि बॉडी में इंफेक्शन है, वो एक इम्यून रिस्पॉन्स है, ऐसा उनकी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन ये सब क्या कर रहा है, ये सब माइक्रोबियल वर्क के को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फाइटिंग के लिए नहीं है। इन लाइट ऑफ द फोर्थ बायोलॉजिकल लॉ, द एकेडमिक कंस्ट्रक्ट ऑफ एन इम्यून सिस्टम, ये जो फोर्थ बायोलॉजिकल लॉ की के प्रकाश में अगर हम एकेडमिक कंस्ट्रक्ट करें इम्यून सिस्टम का, तो क्या होगा, एनविजन एज अ डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड कैंसर सेल्स बिकम्स एंटायरली मीनिंगलेस। तो उसके उसके प्रकाश में इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी साथ अगर हम देखें इम्यून सिस्टम, तो ये इम्यून सिस्टम तो कोई काम की नहीं है, मीनिंगलेस ही वर्ड है, क्योंकि ये डिफेंस माइक्रोब्स के विरुद्ध नहीं, क्योंकि ये लोए हमें समझाता है कि ये जो डिफेंस है वो तो सपोर्ट करने के लिए। इन फैक्ट द टर्म इन्फेक्शन इटसेल्फ बिकम्स ऑब्सोलेट। तो अगर हकीकत में देखें तो ये इन्फेक्शन तो वर्ड ही चला जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा। द इन्वेंशन ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज in which the immune system apparently attacks the body's own tissue shows how a scientific culture can become blinded by its own belief. तो यही जो ऑटोइम्यून डिजीज का इन्वेंशन है, जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के सेल के ऊपर अटैक करती है, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो वो हमें दिखाता है कि साइंटिफिक जो कल्चर है, जो जो ये कन्वेंशनल मेडिसिन है, ये किस तरीके से अपनी ही बिलीफ से ब्लाइंड हो गई। तो डिजीज आर नॉट कॉन्टेजियस, ये सब कुछ कॉन्टेजियस नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी फॉल्स परसेप्शन से क्रिएट होता है। तो ये अलग अलग लेयर्स है, लेयर्स के हिसाब से
कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उसके हिसाब से बॉडी में इस तरीके के माइक्रोब्स आते हैं। जैसे एंडोडर्मल ओरिजिन कोई भी ऑर्गन हो तो उसमें टीबी बैक्टीरिया, फंगाई, कोई भी माइकोबैक्टीरिया या फंगाई आ सकता है, या फिर किसी कोई 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 पार्ट में बैक्टीरिया भी हो सकता है। और मेसोडर्मल अगर ओरिजिन ऑर्गन्स है तो उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे मेजोरिटी, और कभी कभी टीबी या फिर बैक्टीरिया वायरस भी आ सकते हैं। और इक्टोडर्मल ओरिजिन जो डिजीज ऑर्गन है उसमें वायरस हील करने के लिए आते हैं, इफ दे एग्जिस्ट। अगर ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं रहेगा तो कोई दूसरा माइक्रोब्स आएगा, जैसे वायरस की जगह पे बैक्टीरिया आ जाएगा, या बैक्टीरिया की जगह पे फंगाई आ जाएगी, या फिर टीबी बैक्टीरिया आ जाएगा। बराबर, तो ये एक दूसरे के लेयर को हील करने के लिए सपोर्ट करते हैं, इसीलिए एक दूसरे के लेयर में जा सकते। फंगाई एंड माइक्रोबैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट माइक्रोब्स, सबसे पुराने हैं। दे therefore वर्क एक्सक्लूसिवली on organs and tissues that originate from the endoderm, control from the brainstem, and the old mesoderm, control from the cerebellum। तो ये दोनों ऑर्गन्स जो है, दोनों जो ओरिजिनेटिंग लेयर है, इनमें फंगाई एंड माइकोबैक्टीरिया का रोल होता है हीलिंग फेज में। Initiated by the DHS, fungi and mycobacteria multiply at the same rate as the cell proliferation on the related organ। जितना सेल प्रोलिफरेशन होगा उतना ही मल्टीप्लिकेशन में ये फंगाई या माइक्रोबैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे। सो व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, इसलिए जब भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो, इसको तुरंत ही वहां से उसी स्पीड से उसको निकाला जाए। They will be available in sufficient amounts to remove the cells that are no longer required। Fungi and mycobacteria start multiplying at the moment of DHS, hence they have to be present before the conflict occurs। जब भी डीएचएस होता है, उसके साथ ही फंगाई एंड माइकोबैक्टीरिया मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब भी डीएचएस हुआ उससे पहले ही ये हमारी बॉडी में थे ऑलरेडी, सिर्फ उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं। वो एक हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। जब भी ये एक्टिव होगा तो ये सब एक्टिव हो जाएगा अपने आप। तो बिना कोई इन्फेक्शन से भी ये टीबी हो सकता है, फंगाई फंगाई इन्फेक्शन हो सकता है। इन देयर फंक्शन एज नेचुरल माइक्रोसर्जन्स। अब ये क्या करता है हमारी बॉडी में, जैसे एक माइक्रोसर्जन, नेचुरल माइक्रोसर्जन की तरह हमारी बॉडी में काम करते हैं। फंगाई एंड माइक्रोबैक्टीरिया रिमूव ट्यूमर्स इन द कॉलन, लंग्स, किडनी, लीवर एंड इन द ब्रेस्ट। तो ये सब में ये ट्यूमर्स जो भी बनते हैं, सेल ग्रोथ होता है, क्योंकि ये एंडोडर्म ओरिजिन है तो उसमें सेल ग्रोथ पहले होगा। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में जो सेल ग्रोथ हुआ, ट्यूमर बना, उसको वहां से निकालने के लिए, हील करने के लिए फंगाई एंड बैक्टीरिया वहां पर काम करते हैं। This clearly shows that cancers are reversible। ये क्लियरली हमें दिखा रहा है कि कैंसर रिवर्सिबल है। टिपिकली माइक्रोब्स डिकम्पोज a tumor starting from the center, hence the clinical term centrally necrotizing carcinoma। तो ये जो माइक्रोब से ट्यूमर्स को सेंटर से पेरिफेरी की ओर डिकम्पोज करके उसको बाहर निकालते हैं, इसलिए ये सेंट्रली नेक्रोटाइजिंग कार्सिनोमा का नाम दिया जा रहा है। In comparison, glial cells repair brain's relay starting from the periphery, जबकि glial cells ब्रेन को पेरिफेरी से सेंटर की ओर हील करता है। Fungi and mycobacteria are acid resistant, allowing them to survive in the acidic environment of the GI tract। GI tract में acid environment को में survive करने के लिए उसको उसको एसिड रेजिस्टेंट बनाया गया है, माइक्रोबैक्टीरिया एंड फंगाई। एंड इन द लंग्स वेयर कार्बनिक एसिड इज एक्सक्रीटेड एज गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जबकि लंग्स में भी कार्बनिक एसिड तरीके नामक एक एसिडिक पदार्थ गैस के जरिए सिक्रीट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में के रूप में, एंड वाटर में भी वो विभाजन होता है। तो वो एसिडिक मीडियम में भी फंगाई एंड माइकोबैक्टीरिया जीवंत रहते हैं। इसीलिए
ये वहां पर भी पाए जाते हैं। Bacteria that are not TB bacteria work primarily on organs and tissues that originate from the new mesoderm. Bacteria and TB bacteria जो जहां पर जिस ऑर्गन में वर्क नहीं करता टीबी बैक्टीरिया, वहां पर सभी तरीके के कोई भी दूसरी टाइप के बैक्टीरिया आ सकते, ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यू मीजोडम, और ऐसे टिश्यूज, ऐसे ऑर्गन्स जो न्यू मीजोडम से आते हैं, जहां पर टीबी बैक्टीरिया पहले नहीं आता, वहां पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पहले वर्क करते। During the healing process, bacteria help to replenish the tissue loss that took place in the conflict active phase. बैक्टीरिया उस टिश्यू को रिप्लेनिश करने में, जो लॉस हुआ है उसको रिप्लेनिश करने में वहां पर हेल्प करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया स्पेशलाइज, काफी सारे बैक्टीरिया स्पेशलाइज होते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल सपोर्ट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बोन टिश्यू। बोन टिश्यू को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया चाहिए। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हेल्प टू रिबिल्ड द टिश्यू नेफ्रोसिस इन द ओवरीज, टॉन्सिल्स, ये सब में स्ट्रेप्टोकोकाई चाहिए। इन पीसीएलए बैक्टीरिया फ्रॉम एब्सेसिस, पीसीएलए में बैक्टीरिया एब्सेस क्रिएट करते हैं। बैक्टीरिया आल्सो पार्टिसिपेट इन द हीलिंग ऑफ वुंड्स कॉज्ड बाय इंजरीज। बैक्टीरिया जो इंजरी से हीलिंग, इंजरी में जो वुंड होते हैं, उस वुंड की हीलिंग में भी बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस बैक्टीरिया इज देयर ओवरलैपिंग फंक्शन। When fungi and TB bacteria are absent from old mesodermal organs, such as the breast glands or the corium skin, other bacteria step in to remove the additional cells that are no longer needed. तो इसको ओवरलैपिंग फंक्शन कहते हैं, कि जहां पर जो भी ओल्ड मेसोडर्मल या ओल्ड मेसोडर्मल या फिर एंडोडर्मल और ओरिजिन ऑर्गन, जहां पर टीबी बैक्टीरिया फंगाई एब्सेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये एलोपैथिक दवाइयों से ये एब्सेंट हो जाते हैं। तो क्या होता है, वहां पर दूसरे टाइप के बैक्टीरिया यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ जाते हैं उसको हील करने। इसीलिए इसीलिए लंग्स में ई कोलाई क्लेप्सिला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसका इन्फेक्शन क्यों आता है? एक्चुअली वो हॉस्पिटल इन्फेक्शन इसको बोलते हैं, कि जब भी लंग में ई कोलाई या फिर क्लेप्सिला का इन्फेक्शन आए तो उसको हॉस्पिटल इन्फेक्शन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हॉस्पिटल इन्फेक्शन नहीं है। हॉस्पिटल में इस बैक्टीरिया एंड एंटी फंगल दवाइयाँ जो चलती है पाइंट में या फिर इंजेक्टेबल में, उसकी वजह से पेशेंट की हीलिंग के लिए नेचर फिर वहां पर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई को भेजता है, ताकि वो उसको हील कर सके। नेचर इज वाइज, वी आर नॉट दैट मच वाइज कि हम उसको समझ सके। व्हाट डिस्टिंग्विशेस बैक्टीरिया इज देयर ओवरलैपिंग, सेम ही बात। In ectodermal organs, bacteria help to restore the cell loss. Streptococcus bacteria, for instance, assist healing in the throat. Pneumococcus bacteria restore the bronchial mucosa. Gonococcus bacteria work in the urogenital area, and the Helicobacter pylori repairs the stomach and pylorus lining. तो ये अलग अलग बैक्टीरिया है जो जो इक्टोडर्मल ओरिजिन ऑर्गन में भी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वायरस एब्सेंट हो जाता है। और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल मेडिसिन। These, however, only happens when the ulceration in the conflictive phase reaches far into the tissue. Otherwise, the healing process takes place without microbes. With an intense healing phase, the bacterial work is accompanied by high fever. Healing phase में बैक्टीरियल वर्क जब भी होता है तब हाई फीवर आता है। वायरसेस, in line with evolutionary reasoning, viruses should theoretically assist the reconstructions of organs and tissues deriving from the ectoderm. Concerning viruses in GNM, we prefer to speak of hypothetical viruses because the existence of viruses that cause so-called viral infections has never been
scientifically substantiated. None of the alleged viruses, HIV et al., has ever been isolated from a host cell, nor has their DNA been properly identified, which are the basic criteria for the proof of the existence of a virus. Details presented in Virus Mania GNM DVD. तो कंसर्निंग वायरस यानी कि ये एक वायरस की थियरी एक हाइपोथेटिकल थियरी है क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस किसी ने देखा ही नहीं क्योंकि वायरस दिखता ही नहीं इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ एक एंटीबॉडी के जरिए माना जा रहा है लेकिन ये एक हाइपोथेसिस हुआ किसी ने कुछ देखा ही नहीं किसी भी तरीके का वायरस अभी भी आज तक आइसोलेट इवन HIV भी आइसोलेट नहीं हो पाया है तो कोई भी होस्ट सेल में से किसी भी तरीके का वायरस आज तक किसी ने आइसोलेट करके दिखाया नहीं है कि भाई ये वायरस सिर्फ एंटीबॉडी की जांच हो सकती है वायरस देख नहीं पाते जैसे बैक्टीरिया को देख सकते हैं इन द माइक्रोस्कोप ये वायरस दिखते नहीं तो ये अभी भी हाइपोथेटिकल थियरी इसको कह सकते हैं since viruses that supposedly cause AIDS, SARS, pneumonia, avian flu, bird flu, swine flu, hepatitis, herpes, measles, polio, cervical cancer and the like cannot be found in the body. ये सब बॉडी में नहीं मिलते हैं ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन नहीं मिलते इसलिए ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन uses a rather unscientific method namely to conclude from the rise of antibodies जैसे मैंने बात की कि वो एंटीबॉडी की राइज से ही पता लगाते हैं कि भाई एक अनसाइंटिफिक मेथड हुई बॉडी में एक केमिकल बढ़ने से ये नहीं कह सकते कि ये वायरस produced by elite immune system presence of a virus and hence an infectious disease this method is called इनडायरेक्ट एविडेंस ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कोई भी डायरेक्ट एविडेंस वायरस का नहीं मिले फिफ्थ बायोलॉजिकल लॉ every so-called disease is part of a significant biological program of nature created to assist an organism humans and animals alike during unexpected distress तो ये हर एक बीमारी every so-called बीमारी is a part of SBS program of nature कुदरत महान कुदरत का ये जो SBS प्रोग्राम हमारी बॉडी में फिट करके दिया ताकि हमारा सर्वाइवल हो सके ये डिजीज का पार्ट है डिजीज यानी SBS जो बॉडी ने क्रिएट किया हुआ है अपने आप को बचाने के लिए अपने पूरी बॉडी को खत्म होने से बचाने के लिए जैसा हनुमान सर होम्योपैथी में बोलते हैं कि भाई बॉडी अपने आप को बचाने के लिए कोई एक पार्ट को सेक्रीफाइस भी कर सकता है वही बातें है ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रेस ऑल्सो डॉक्टर हेमर सेज ऑल सो कॉल्ड डिजीजेस हैव अ स्पेशल बायोलॉजिकल मीनिंग सभी डिजीजेस का एक स्पेशल बायोलॉजिकल मीनिंग होता है while we used to regard mother nature as fallible जब भी हम मदर नेचर ये महान ये कुदरत माता प्रकृति को हम फॉलिबल मानते हैं फॉलिबल यानी ये गिरी हुई या फिर ये चलती नहीं है या अच्छी नहीं and had the audacity to believe that she constantly made mistakes और ये हम मानने की हिम्मत भी दिखाते हैं कि भाई उसकी काफी सारी गलतियां है और ये बार बार गलती करती है and caused breakdowns like malignancy, senseless, degenerative cancerous growths, etc. तो ये सब ग्रोथ प्रोड्यूस करके ब्रेकडाउन करते हैं बार बार we can now see अगर हम ऐसी हिम्मत रखते हैं मानने की और ऐसा मानते हैं कि ये प्रकृति जिसकी जन्म ये हम सबकी जन्मदाता प्रकृति एक फॉलिबल है गलत है वो अच्छी नहीं है ऐसा अगर हम मानते हैं तो फिर तब वी कैन नाउ सी तो हम देख सकते हैं अब हम देख सकते हैं कि एज द स्केल्स फॉल फ्रॉम आवर आईज क्योंकि हमारे आंख के आगे जो हमने स्केलिंग रखी थी जो चश्मे बनाए अपने खुद के वो गिर गए आज क्योंकि ये हमने जाना कि ये सब कुछ तो ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा बनाया हुआ खेल है that it was our ignorance ये हमारी अज्ञानता थी एंड प्राइड हमारा गर्व था that
that were and are the only foolishness in our cosmos, कि ये हमारे कॉस्मस हमारे यूनिवर्स में ये हमारी फुलिशनेस ही थी सिर्फ सिर्फ हमारी फुलिशनेस थी कि हम ऐसा मानते रहे कि ये सब गलतियां है भगवान की, या फिर उसने गलत किया, मेरे साथ गलत किया या किसी के साथ गलत किया, मुझे ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, वैसी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये सब कुछ एक बनाया हुआ एक प्लान है जिसके जरिए हमारी अपनी सर्वाइवल होने वाली। ब्लाइंडेड, इतने अंधे, blinded, we brought upon ourselves the senseless, soulless and brutal medicine। अंधे होके हमने खुद ने अपने ऊपर ये सेंसलेस, साउलेस, आत्मा विहीन, ब्रूटल, भयानक, खतरनाक, इंजरी करने वाली मेडिसिन अपने ऊपर ला दी। फुल ऑफ वंडर, आश्चर्य से भरा हुआ। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड, आश्चर्य से भरे हुए हम आज ये समझने में कामयाब हो चुके हैं। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड, कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दैट द नेचर इज ऑर्डरली, कुदरत काफी ऑर्डर में है, हम डिसऑर्डर में। हमने ये चश्मे, गलत चश्मे पहने थे कि नेचर डिसऑर्डर है, बल्कि नेचर तो ऑर्डर में ही है, हम डिसऑर्डर में गए। Nature is orderly and that every occurrence in nature is meaningful। इस कुदरत में, इस यूनिवर्स में जो भी होता है उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, काफी मीनिंगफुल घटनाएं घटित होती है। इवन इन द फ्रेमवर्क ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी रूप से आप ये पूरे फ्रेमवर्क में आप देख लो, पूरी दुनिया में देख लो, कोई भी घटनाएं घटित होती है तो वो काफी मीनिंगफुल होती है। नथिंग इन नेचर इज मीनिंगलेस, मैलिग्नेंट और डिसीज। नेचर में कुछ भी मीनिंगलेस, मैलिग्नेंट या डिसीज नहीं। तो ये डॉक्टर हेमर सर के वर्ड्स है। तो यहाँ पर ये पूरा अंडरस्टैंडिंग खत्म होता है। आपको कोई भी क्वेश्चनरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके टाइप बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।